द एयर, ओके, एंड कॉज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ओके। साउंड के बारे में हमने बात की थी, और साउंड जो है उसके वेव्स, क्या कि वेव्स का मतलब होता है जो डिस्टरबेंस कॉज होती है एक मीडियम में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। वेव के बारे में हमने बात की थी कि वेव दो तरह से होती है, वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड अदर इज मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो मैंने मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस किया था, जिसमें साउंड को अगर डिफाइन किया जाए तो वो एक तरह की क्या है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है। मैकेनिकल वेव को भी हमने टू टाइप्स में बांटा था, वन इज द ट्रांसवर्स वेव एंड अदर इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो अब देखिए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों होती है। ट्रांसवर्स वेव बात की जाए तो जिसमें मोशन जो होता है पार्टिकल्स का, वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ वेव, ठीक है। और जबकि लॉन्गिट्यूडनल की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूडनल में जो मोशन होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल का जो मोशन होता है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हाट, वेव के, ठीक है। तो जब पैरेलल होती है तो जो हम साउंड है हमारा, वो एक तरह की क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, जो कि मैकेनिकल वेव में ही एक तरह का प्रकार है, एक तरह के काइंड है वो, कहा जाए तो, ठीक है। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे किसकी, अबाउट द व्हाट, दैट इज द वेव के बारे में, ठीक है। तो विच वन इज द वेट, मैंने वेव के बारे में बताया था, काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। मीडियम में जब कोई तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो वेव के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हम उसको जैसा सिंपली मैंने कहा था कि मान लीजिए ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैंने आपको स्प्रिंग के बारे में बताया था ऐसे करके, ठीक है। जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे और फिर रिलीज करेंगे तो वो ऐसे ऐसे मूव करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ इसका एक पार्टिकल है एयर का, और वो क्या होगा, वेव की फॉर्मेशन ऐसे होगी, ठीक है। और जबकि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, इस तरह से, तो मतलब वो पैरेलल होगी, पैरेलल चलेगी, तो दैट इज ए काइंड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब हम वेव को मतलब फॉर्म करते हैं एज ए डायग्राम, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, इस तरह से, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरह से, ऐसे, ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये पार्ट जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हिल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ वैलीज के फॉर्म में। वेव जो होती है दो फॉर्म्स में बनती है, इन द फॉर्म ऑफ हिल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ वैलीज, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां से, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पार्टिकल का जो मोशन होगा वो इस तरह से है, वो मैं पैरेलल की बात कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स में बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है। तो पार्टिकल का जो मोशन है, मतलब उसका जो मीन पोजीशन है वो ये माना जाएगा, ठीक है, दिस वन इज द मीन पोजीशन, दिस वन इज मीन पोजीशन। जैसे जैसे पेंडुलम में होता है कि अगर वो एक धागे से उसको धागे को लटका दिया जाए तो जिस जगह वो सस्पेंड करेगा वो उसका क्या होगा, मीन पोजीशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मीन पोजीशन। और फिर उसके बाद जब हम उसको इस तरह से पकड़ के स्ट्रेच करेंगे तो वो रिलीज होगा, तो वो इस तरह मूव करेगा, ठीक है। जब वो ऐसे मूव करेगा तो इसका मतलब वो क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तो मीन पोजीशन हुई, और यहां से लेकर यहां तक ये वाला पॉइंट जो हुआ, ये क्या हुआ, इसका एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, यानी उस पार्टिकल का क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हिल्स। वेव्स जो फॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, हिल्स और वैलीज की फॉर्मेशन में होती है, मतलब हिल्स और वैलीज के फॉर्म में होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, मीन पोजीशन कहा जाता है, एंड दिस वन इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस वन इज मीन पोजीशन, दिस वन इज एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। जब हिल के फॉर्म में वेव बनती है तो दैट इज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, इट इज नोन एज क्रेस्ट। और जब वैलीज के फॉर्म में बनती है इट इज नोन एज ट्रफ, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, व्हाट इज इट, ये क्या है, क्रेस्ट है, यानी कि जब ऊपर की तरफ वो जाएगी, हिल्स बनाएगी, तब वो क्रेस्ट होगी, ठीक है, और वो उस पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ठीक है। और जब वो वैलीज के फॉर्म में बनाएगी तो दैट इज नोन एज द ट्रफ, उसे कहेंगे, जो किस फॉर्म में होगी, ये भी इसका क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन उसका ये है, एक्सट्रीम पोजीशन उसका यहाँ पर है, तो इन द फॉर्म ऑफ वैलीज अगर फॉर्म करेगी दैट इज नोन एज द ट्रफ, हम उसे क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे, ठीक है। ये चीज समझी। तो एक जो वेव होती है वो यहां से यहां तक मानी जाती है कंप्लीटली, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस वन,
ठीक है, और भी बताऊंगी कि आगे कैसे है, ठीक है। वन वेव, और फिर उसके बाद जब यहाँ से फिर स्टार्ट होती है तो दिस वन इज द सेकंड वेव, इस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स क्या है, अब देखिए मैंने किसकी बात की थी, वेव की हम बात कर रहे थे कि ये चीज क्लियर हुई, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, हिल्स और वैलीज के फॉर्म में होती है, दिस वन इज नोन एज द क्रेस्ट और द ट्रफ, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, वेव लेंथ की, कि वेव लेंथ क्या होती है। वेव लेंथ को जो होता है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है, एंड वी कॉल इट एज लैम्डा। इसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, मतलब कुछ टर्म्स जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो वेवलेंथ जो होती है बेटा, उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, इस तरीके से, और उसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव, ठीक है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, lambda, sorry, that is the lambda or the wavelength कहते हैं। we can say that two successive crest and two successive trough। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक जब ये इस तरह से होगा तो इसकी मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो ये दूरी होगी, ठीक है, ये जितना डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। बात समझ आ रही है, दैट वी कॉल्ड एज अ वेव लेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में, ठीक है, यहां से मान लीजिए और यहां से मान लीजिए, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ कहेंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज, तो वी कैन से इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस between two successive crest or two successive trough। ओके, साउंड जो होता है वो वेव के फॉर्म में ही क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। दैट इज नोन एज द टू सक्सेसिव कैस्ट एंड टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है किसकी, विच वन, दैट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्योंकि इसमें टर्म आएगी, विच वन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसका मीन पोजीशन से। जैसे मैंने अगर पेंडुलम की बात की थी कि पेंडुलम को अगर हम इस धागे से लटका दें और फिर उसको यहाँ से रिलीज करें तो वो इस तरह से मूव करेगी, और फिर उसके बाद उस मीन पोजीशन से वो कितनी दूरी पर अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक गई है, वो उसका क्या होगा, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी क्या है, मेन पोजीशन है पार्टिकल की, ठीक है, और ये मेन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। हम उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। वी कैन सी दैट व्हाट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, विच वन, distance between mean position to extreme position, okay, that is mean position to extreme position। तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड को कैसे हम डिनोट करते हैं, ए लेटर से डिनोट करते हैं, किससे, ए लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना कि वेवलेंथ जो होती है वो द सक्सेसिव, यानी जो हिल्स या फिर वैलीज जो होती हैं, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वेव में, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और जबकि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना, ठीक है, वो उसका क्या होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज एम्पलीट्यूड। हम उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, यानी मैक्सिमम वो कितना डिस्प्लेस हुआ है अपने उस मीन पोजीशन से। अब देखिए ये हिल्स और वैलीज बनती कैसे हैं। सबसे पहली बात ये है कि साउंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि साउंड का प्रोपगेशन होता कैसे है। प्रोपगेशन मतलब उसका प्रसार कैसे होता है, कैसे वो हमारे ईयर्स तक, सेंस जो है हमारे हियरिंग के, वहां तक पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ द मीडियम। मीडियम की मैंने बात की थी आपसे,
तो फर्स्टली अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए दिस वन इज लाउड स्पीकर, ओके, एंड विच वन, यहाँ देखिए एक ये लेयर है, ये भी एक लेयर है, और दिस वन इज डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, ठीक है, दिस वन इज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ air that contain the air molecules, or we can say the air particles. Okay, so what happened, जब वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, तो ये वाइब्रेशंस क्या होती हैं, पास के एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, पार्टिकल्स को क्या करती हैं, व्हाट, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। वाइब्रेशंस जब होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, एनर्जी जब प्रोवाइड कराती है, तो ये पार्टिकल जो होता है, ये लेयर जो होती है, एयर में क्या है बेसिकली इलास्टिसिटी है, वी कैन से दैट एयर हैज अ इलास्टिसिटी। मैंने आपको बताया था कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे पास की जो एयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, इनमें जो वाइब्रेशंस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है, इनमें एनर्जी आ जाती है, और ये एनर्जी जब होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन में इस तरह मूव करने लगते हैं। जब टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो इसके पास वाले लेयर में वो क्या होते हैं, नियर बाय लेयर पहुंच जाते हैं, और फिर ये अपनी उस एनर्जी को क्या करते हैं, पास के लेयर वाले पार्टिकल्स के पास क्या होते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, फिर ये भी इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये भी पास के लेयर को क्या करते हैं, वो एनर्जी जब ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो वो पास की लेयर से अटैच होंगे, और फिर उस एनर्जी को वो दूसरे वाले लेयर से क्या करेंगे, पार्टिकल्स के साथ उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि वो एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो वन लेयर टू अनदर, यानी वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल, अनदर से थर्ड फोर्थ, इस तरह से डिफरेंट पार्टिकल्स तक वो धीरे धीरे पहुंचती है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लेयर जो होती है हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचकर क्या होती है, दैट इज स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराती है, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है, और इस तरह से एक सेंसेस जो होता है हियरिंग का वो हमारा काम करता है, और हमें समझ आता है कि हमें क्या बोला गया या क्या सुना है हमने, वो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशंस। मतलब अगर आप सिंपली अगर लाउड स्पीकर को टच करेंगे, ठीक है, तो यू कैन व्हाट फील दैट वाइब्रेशंस, हम उस वाइब्रेशंस को क्या है बेटा फील कर सकते हैं, ठीक है, और फिर वही वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, पास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उनका मोशन टू एंड फ्रो होता है, और जब टू एंड फ्रो होता है तो पास के पार्टिकल्स को वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और फिर वो पास से नेक्स्ट वाले पार्टिकल को देते हैं, नेक्स्ट वाला थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से ऑन चलता रहता है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर पर्सन सामने खड़ा है तो इसका मतलब वो उसके कानों तक जाएगी, एड्रम को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, ठीक है, उसको वाइब्रेट करेगी, और फिर वो आवाज जो होगी वो उसे सुनाई देगी बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन के इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये वाइब्रेट करते हैं, लेयर्स जो वाइब्रेट करती है, तो समटाइम्स क्या होता है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक जगह क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशंस के होने की वजह से, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, और कई ऐसी जगह होते हैं जहां पर क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक रहते हैं, ठीक है, और फिर कंप्रेशन होता है एक जगह इस तरह से, बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट, उसकी उस मूवमेंट की होने की वजह से, इस तरह से, ठीक है, और ओके, तो जहां पर क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होते हैं, वहां पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, वहां प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। अगर यहाँ बोला गया है तो यहाँ पर क्या होगा, एयर का प्रेशर क्या होगा, यहाँ ज्यादा होगा, वो जब वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, आगे पीछे की तरफ मूव करेंगे, तो एक लेयर दूसरे लेयर से टकराएगी, तो वहां प्रेशर क्रिएट ज्यादा हो जाएगा, जब वो दूर जाएगी तो वहां प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, समझ आ रही बात, फिर वो दूसरे लेयर से जाके पीछे की तरफ टकराएगी, तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, फिर वो दूर हो जाएगी इस तरह से, तो वहां प्रेशर क्या होता है, कम हो जाएगा। तो इस तरह से जहां प्रेशर ज्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, कई जगह क्या होता है, लो प्रेशर होता है, बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशंस, ठीक है, टू ट्रांसफर दैट साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। तो जहां पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, हम उसे क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, वी कॉल इट एज रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, और जहां पर प्रेशर लो होता है इस वाले एरिया में, ठीक है, यहां पर इसे हम क्या कहेंगे, व्हाट, सॉरी, दैट इज द कंप्रेशन कहेंगे इसको, जहां प्रेशर हाई होगा इट इज नोन एज द कंप्रेशन, ठीक है, एंड
दिस वन इज नोन एज द रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, दिस वन इज नोन एज द रेयर फ्रैक्शन। अब देखिए इसको अगर हम इस तरह से देखना चाहें तो लेयर्स जो डिफरेंट की फॉर्म होंगी वो इस तरह से होंगी, यानी कि दिस वन इज द कंप्रेशन, this one is also compression, and this is known as a rare fraction, this also compression, compression, ठीक है, one compression rare fraction, compression rare fraction, compression and rare fraction, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये लेयर जो मूव करेगी तो पास वाले पार्टिकल के पास वाली लेयर के पास पहुंचेगी, तो वहां एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फिर जब ये मूव करेगी तो ये पास वाले के पास की जाएगी, ठीक है, तो वहां प्रेशर कम होगा, और जब दूर हो जाएगी तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, एक जगह रीजन को हम जहां प्रेशर ज्यादा होता है दैट इज नोन एज द कंप्रेशन एंड अदर इज नोन एज द रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द व्हाट वेव्स आर बेसिकली फॉर्म, ठीक है। तो कंप्रेशन कहाँ फॉर्म होता है, यहाँ पर, यहाँ ऐसे हाई प्रेशर वैलीज और हिल्स जो होती हैं वो ऐसे बनती हैं, बात समझ आ रही है। तो वैलीज जो होती हैं वो रेयर फ्रैक्शन में फॉर्म होती हैं, और हिल्स जो होती हैं वो कंप्रेशन में फॉर्म होती हैं, इस तरह से, ठीक है। कंप्रेशन कहाँ फॉर्म होंगी, इन हाई प्रेशर, ठीक है, और जबकि जो वैलीज फॉर्म होंगी वो किस में होंगी, रेयर फ्रैक्शन में फॉर्म होती है। कृष्णा वर्मा, इज इट क्लियर बेटा। तो साउंड का प्रोपेगेशन बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है, कि एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो खुद नहीं जाते हैं, क्या यहाँ पर हम अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ से ट्रांसफर होके किसी दूसरे सामने वाले पर्सन के पास जाके वहां पर उसके एयर ड्रम को क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपनी उस एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को, ठीक है, जो लेयर में प्रेजेंट होती है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर वो दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक पहुंचती है, ठीक है, और देन उसके बाद क्या होता है, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है, ठीक है, वो खुद लेकर नहीं जाती। ये बात समझ आ रही है, दैट इज द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड, की साउंड जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है और किस तरह ट्रेवल करता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ये आता है, जैसे अगर हम बात करते हैं ये, ठीक है, अगर हम अर्थ पे प्रेजेंट है तो मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुन रहा है, ठीक है, मून पे अगर प्रेजेंट होंगे, सुनाई कुछ दिया, मून पे अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या हमें अपनी आवाज सुनाई देगी, क्यों नहीं सुनाई देगी, क्यों नहीं सुनाई देगी, क्योंकि मैम वहाँ पे लो प्रेशर है। लो प्रेशर है का मतलब, भाई सिंपली आंसर है कि वहां एयर प्रेजेंट नहीं है, नहीं होगा। हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लेकिन वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर है बट एयर दैट इज नॉट प्रेजेंट फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द साउंड, ठीक है। साउंड जो है बेसिकली क्या है, वो नहीं हो सकी, प्रोपागेट नहीं हो सकती, इसलिए वहां पर आवाज जो होती है वो नहीं सुनाई देती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या आप पढ़ रहे थे, दैट इज अबाउट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में हमने बात नहीं की, हमने एम्पलीट्यूड बताया और वेवलेंथ बताया था। व्हाट द टाइम पीरियड इज, कोई बताएगा। टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं टी से। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है मैम, जितनी बार एक लेसन घूमता है समय हैं? Ma'am, the time period by ma'am, the time required by a body exerting prior motion to complete one period is known as the time period. हाँ, जैसे सिंपल आपने पढ़ा था कि व्हाट टाइम पीरियड बेसिकली टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये पढ़ा होगा शायद पेंडुलम वाले में, है ना, कि एक पेंडुलम को अपने ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि एक वेव को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड, ठीक है, वेव। तो इसको हम टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड बाय वन वेव, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे द टाइम रिक्वायर्ड बाय वन वेव to complete pass through to completely
One period is known as time period. कंप्लीटली पास थ्रू अ मीडियम, ठीक है, पास थ्रू एनी गिवन पॉइंट, ठीक है, थ्रू एनी Given point. एनी गिवन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है यहाँ पर और आप ये देखना चाहते हैं कि एक वेव जो होती है उसको कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, किसी पॉइंट से क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, तो इसका मतलब है कि दैट इज टाइम पीरियड। हम उसे क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे, एट एनी गिवन पार्ट ऑफ अ मीडियम, ऑफ मीडियम, दिस इज नोन एज द टाइम पीरियड। या सिंपल भी हम कह सकते हैं, जो आपने मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से करते हैं, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट taken from the mean position to the extreme position, okay. And what about the amplitude, amplitude carry में wavelength, that is the distance between the two successive what crust and two successive trough, ठीक है। so that is the wavelength। और अगर टाइम पीरियड की बात की जाए कि टाइम रिक्वायर्ड जो होता है एक वेव को पास होने में, ठीक है, किसी गिवन पार्ट से, मीडियम के किसी गिवन पार्ट से एक वेव को पास होने में जितना समय लगता है, हम उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो टाइम पीरियड इज जस्ट रिवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज जस्ट रिवर्स ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्सिबल हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट अबाउट, दैट इज द ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में, ठीक है। व्हाट द ट्यूनिंग फॉर्क, देखिए ट्यूनिंग फॉर्क एक तरह का डिवाइस ही है विच इज यूज टू प्रोड्यूस द साउंड, और ये जानने के लिए कि समथिंग इज वाइब्रेटिंग, कि कोई चीज जो है वो वाइब्रेशन कर रही है, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क की बात की जाए तो इट इज जनरली यू शेप्ड स्ट्रक्चर, इस तरह से होता है, ठीक है, दैट इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर, और जिसमें हम इस, ये आर्म वाला पार्ट है, ठीक है, इस आर्म वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोंग्स बोलते हैं, और जहां से हम उसे हैंडल करते हैं दैट इज नोन एज द स्टेम पार्ट, ठीक है, दैट इज द ट्यूनिंग फॉर्क है ये। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो होती है वो जनरली क्या होती है, यू शेप स्ट्रक्चर होता है, स्टेन, और इट इज मेड अप ऑफ द सिंगल स्टील पीस, दैट इज मेड अप ऑफ स्टील पीस, ठीक है, जो कि स्टील का ही बना होता है। एंड व्हाट इज इट, द टू आर्म्स ऑफ टर्निंग फॉर्क आर नोन एज द प्रोंग्स एंड द वन इज नोन एज द स्टेम पार्ट, ठीक है, जो कि किस दूसरा क्या होता है, स्टेम पार्ट होता है, और आर्म वाला पार्ट जो होता है उसको हम प्रोंग्स कहते हैं। और ये क्या होता है, एक ऐसा सोर्स होता है जस्ट प्रोड्यूसिंग द साउंड, ठीक है, साउंड को प्रोड्यूस करने में या साउंड उसकी वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने में लैब में जनरली क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, इन जनरली इन लैब्स, ठीक है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है कि इसकी हेल्प से हम कैसे जानेंगे कि समथिंग इज दैट वाइब्रेटिंग, या वाइब्रेशंस होती हैं और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो होता है वो जनरली टू एंड फ्रो मोशन शो करता है, ठीक है। दैट टू शो दैट वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस द साउंड, कि उसमें साउंड जो होता है वो जनरली क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, दिस वन इज द स्टैंड, ओके, एंड ये उसका स्टैंड है, ठीक है, लॉन्ग हो गया ना। यहाँ से हमने एक थ्रेड लिया है और थ्रेड से हमने क्या किया, एक बॉल ली है, ठीक है, और बॉल को क्या है, दो होल्स किए हैं यहाँ पर, और उस धागे को फिट कर दिया है प्रॉपर तरीके से उस बॉल को, ठीक है। सो मेक टू स्मॉल होल्स इन दैट बॉल, टेनिस बॉल बेसिकली, एंड पास अ थ्रेड थ्रू इट, ठीक है। एक थ्रेड जो होता है बेसिकली उसमें क्या करेंगे, पास करेंगे एंड देन सस्पेंड करेंगे उस टेनिस बॉल को, ठीक है, ऑन अ स्टैंड पे बेसिकली, ठीक है, अनटाइड विद बेसिकली किससे बंधा हुआ, स्टैंड से बंधा है। एंड ट्यूनिंग फॉर्क का क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क को एक रबर बैंड से, रबर पैड या रबर बैंड कह सकते हैं, दैट इज द रबर, कोई पैड है, ठीक है, और उससे क्या करेंगे, हम ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, इसे झटका देंगे, और फिर जब ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करने के बाद जब हम इसको टच करेंगे, ठीक है,
आफ्टर दैट तो उसमें मतलब उसको स्ट्राइक करने पर, रबर पैड के साथ ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करने पर वो वाइब्रेट होने लगेगा, ठीक है। जब उसमें वाइब्रेशन होगी तो जब हम इस बॉल को टच करेंगे उसी ट्यूनिंग फॉर्क से, तो इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम दैट पोजीशन, वो यहां से यहां क्या होगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दैट, किसकी वजह से, उस ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशंस की वजह से वो मूव करने लगेंगी, ठीक है। और जब हम उसे टच करेंगे दैट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ अ साउंड, तो उसमें क्या होगी, साउंड जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ऑन व्हाट, दैट इज टचिंग द प्रॉन्ग, अगर हम प्रॉन्ग को टच करेंगे ट्यूनिंग फोर्स से, ठीक है, एंड द बॉल स्टार्ट्स, बॉल की मूवमेंट जो होगी वो कैसे होगी, टू एंड फ्रो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस शो दैट टर्निंग फोर्क जो होगा जब वाइब्रेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉल भी वाइब्रेट करेगा, और अब जब बॉल वाइब्रेट करेगा दैट क्रिएट द व्हाट, साउंड, उसमें साउंड जो होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से। इज इट क्लियर? तो हमने मीडियम की बात की थी, मीडियम क्या होता है, व्हाट अबाउट द मीडियम, ओके, ठीक है। लेट अस एन एग्जांपल, दैट इज एक टेबल है, एक पर्सन जो है उस टेबल पर अपना एक ईयर जो है वो लगा के इस तरह से उसको सुन रहा है, मतलब कोई चीज अगर मैं यहाँ से स्क्रैच करूंगी टेबल को तो उस पर्सन को दूर तक उस टेबल पर जो इसने ईयर को टच किया उस टेबल से 1 ईयर से, ठीक है, क्या उसको वो सुनाई देगा? जब मैं एक तरफ से टेबल को, अच्छा मैं डायग्राम ही बना देती हूँ, पता नहीं तुम्हें समझ आएगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, दिस वन इज अ टेबल, ठीक है, ऑफ वुड, और ओके ये, ठीक है, एंड ये टेबल है, अगर एक पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, अगर सॉरी दिस वन इज द पर्सन, अगर एक पर्सन यहाँ स्टैंड है और उसने अपना एक ईयर इस कॉर्नर में लगाया है, ठीक है, और यहाँ एक पर्सन स्टैंड है दूसरा, ठीक है, और उसने अपना एक हाथ जो है यहाँ से वो उसको स्क्रैच कर रहा है इस तरह से, तो वो स्क्रैचिंग का जो आवाज है, साउंड जो प्रोड्यूस होगा, क्या वो इस पर्सन को सुनाई देगा? Yes, ma'am. क्यों? यस मैम। क्यों सुनाई देगा? क्यों सुनाई देगा बताओ?